नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टूर विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं के नागरिक शास्त्र विषय के अध्याय 4 केंद्र की सरकार के विषय में। हमारे देश के संविधान में लिखा है कि भारत एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें संघीय संरचना है। संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों का एक संघ है। संविधान में कानून बनाने एवं क्षेत्राधिकार दर्शाते हुए 3 सूचियां बनाई गई हैं। पहला, केंद्रीय सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। दूसरा, राज्य सूची, जिसके विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है। तीसरा, समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र एवं राज्य की सरकार मिलकर कानून बनाते हैं। केंद्र सरकार मुख्य रूप से दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर कहते हैं। संसद का कार्य देश के लिए कानून बनाने का है। देश के कानूनों का पालन राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। केंद्र सरकार देश की रक्षा, विदेश नीति, पोस्टल, रिजर्व बैंक, रेलवे, हाईवे, हवाई यातायात, बंदरगाहों का निर्माण, जल यातायात, मुख्य सड़कें आदि के बारे में कानून बनाती हैं एवं आदि कार्यों का निष्पादन करती हैं। आइए अब हम आगे बढ़ने से पहले आपके अभ्यास प्रश्नों को हल कर लें। किंतु अभ्यास प्रश्नों को हल करने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो आइए आपके अभ्यास प्रश्नों में चलते हैं और उसको हल करते हैं। आपका अभ्यास के प्रश्न: पहला, पता करें और बताएं। पहला, आप किस राज्य में रहते हैं? उत्तर, हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं। प्रश्न 2, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रश्न 3, क्या आपके क्षेत्र के संसद सदस्य वहाँ की समस्या को हल करने में मदद करते हैं? यदि हाँ तो कैसे? उत्तर, दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने विवेक से लिखिए, क्योंकि आपके क्षेत्र के सांसद या संसद के सदस्य वहाँ की समस्या को हल करने में मदद करते हैं या नहीं, यह बात आप ही बता सकते हैं। प्रश्न 2, केंद्र सरकार किसे कहते हैं? केंद्र सरकार के सभी अंगों के नाम लिखिए। उत्तर, हमारे देश में राज्य सरकारों के अलावा एक और सरकार है जो पूरे देश के कई मामलों जैसे रक्षा, डाकघर, बैंक, रेल सेवा, हवाई सेवा, बंदरगाह आदि की देखरेख करती है और पूरे देश के लिए कई विषयों पर कानून बनाती है। इस सरकार को ही केंद्रीय सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार के मुख्य अंग निम्नांकित हैं: व्यवस्थापिका, जिसका कार्य है कानून बनाना; कार्यपालिका, जिसका कार्य है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाना; तीसरा, न्यायपालिका, जिसका कार्य है न्याय करना। प्रश्न 3, देश की संसद से आप क्या समझते हैं? उत्तर, देश की संसद में लोकसभा या निम्न सदन, दूसरा राज्यसभा या उच्च सदन तथा राष्ट्रपति होते हैं। देश के लिए कानून बनाने का कार्य दोनों सदनों का है। दोनों सदनों द्वारा पास किए गए विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं। प्रश्न 4, देश के लिए कानून बनाने का कार्य सरकार के किस अंग का है? उत्तर, देश के लिए कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका अथवा संसद, जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों आते हैं, इनका है। संसद द्वारा निर्मित नियम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत ही कानून का दर्जा प्राप्त करता है। प्रश्न 5, राष्ट्रपति की 4 महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में लिखिए। उत्तर, राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्तियां निम्न प्रकार हैं। पहला, राज्यों के राज्यपाल, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। दूसरा, राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं के
सर्वोच्च सेनापति होने के नाते किसी भी देश से युद्ध की घोषणा अथवा संधि या समझौता कर सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को क्षमादान कर सकते हैं। चौथा, भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखकर युद्ध आदि खतरा होने पर पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में सामान्य नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। प्रश्न 6, संसद के कार्यों को लिखिए। उत्तर, संसद अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है देश के लिए कानून बनाना। दूसरा, मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। प्रश्न 7, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद नियुक्त करते हैं। प्रश्न 8, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लिखिए। उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार 3 प्रकार के हैं। पहला, प्रारंभिक अधिकार, दूसरा, अपीलीय अधिकार और तीसरा, परामर्श क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ऐसे मुकदमे जो केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच हों, ये इस तरह के मुकदमे आते हैं। दूसरा, ऐसे मुकदमे जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवादित हों, ऐसे मुकदमे भी के प्रारंभिक अधिकार में क्षेत्र में आते हैं। तीसरा, ऐसे मुकदमे जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकार के हनन से संबंधित है, ये मुकदमे भी उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकार में आते हैं। दूसरा, अपीली अधिकार, इसके अंतर्गत संवैधानिक, दीवानी या फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुना जा सकता है। तीसरा, परामर्श क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व या विधि सम्मत तथ्यों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, किंतु परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है और उन्हें सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रश्न 9, रामलाल का जमीन संबंधित केस उच्च न्यायालय में चल रहा था। उच्च न्यायालय ने निर्णय रामलाल के विरुद्ध दिया, जिससे रामलाल नाखुश था। अब वह न्याय प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करेगा? उत्तर, रामलाल उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय में न्याय प्राप्ति हेतु अपील कर सकता है। प्रश्न 10, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अपने विचार 5 वाक्यों में लिखिए। उत्तर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो पहला, शिक्षा व्यवस्था ऐसा करता कि शिक्षा प्राप्ति के बाद नौकरी खोजने की ज़रूरत न पड़े। दूसरा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सभी को पूरी शिक्षा मुफ्त में देता। तीसरा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सभी को मुफ्त में संपूर्ण चिकित्सा की सुविधा प्रदान करता। चौथा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था करता। पांचवा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कठोर दंड एवं त्वरित न्याय की व्यवस्था करता। दोस्तों, इसी तरह आप भी अपने विवेक के अनुसार अपने विचार रख सकते हैं। अच्छा यह होगा कि आप इस विषय पर अपने मित्रों से चर्चा करें, जिससे कि आपके मानसिक स्तर में भी विकास होगा। मैंने कम समय में आपको उपरोक्त अध्याय की जानकारी साधारण शब्दों में देने के प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते हुए अपने मित्रों को शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।